हेलो डियर। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में यूनिट 13 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम अमाइंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की ट्रिक जो है वो है हमारी एसपीपीएम, सोलापुर का पप्पू मिर्ची। यहाँ पे इस एस का मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से है, इस पी का मतलब प्रिंसिपल चेन से है, इस पी का मतलब प्राइमरी सफिक्स से है, इस एम का मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप से है। तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो इसकी नेमिंग जो है वो इस ऑर्डर में की जाएगी। याद रखना, किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हमेशा एक होती है, एक से ज्यादा प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकती। प्राइमरी सफिक्स भी मोस्टली वन होता है, 99% केस में एक ही प्राइमरी सफिक्स होगा। मेन फंक्शन ग्रुप भी हमेशा वन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर किसी कार्बन कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, उसका प्रीफिक्स नेम जो है वो हम अप्लाई करते हैं, जबकि मेन फंक्शन ग्रुप के लिए हम सफिक्स नेम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, इस कार्बन कंपाउंड में चेन जो है वो 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, तो प्रिंसिपल चेन हो गई ब्यूट। इसका प्राइमरी सफिक्स देखो तो सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया इसका एन। अब हमें मेन फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बताने हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा अमीनो ग्रुप है, ये नाइट्रो और ये आयोडो ग्रुप है। तो इन 4 ग्रुप में हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, कौन सा मेन ग्रुप होगा, तो ये हम प्रायोरिटी टेबल से बताते हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी टेबल है जिसको कि हम सीनियरिटी टेबल बोलते हैं, इसी को हम प्रेफरेंशियल सीरीज बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिली हुई है, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन ग्रुप को, फिर अल्कोहल ग्रुप को, फिर कहीं जाके अमाइन ग्रुप को प्रायोरिटी मिली हुई है। तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड में अमाइन ग्रुप दिया है और उसके साथ इनमें से कोई भी एक ग्रुप दिया है, तो फिर हमारा अमाइन ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, मेन फंक्शन ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसका अमीनो यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स नेम यूज किया जाएगा। और अगर ये मेन फंक्शन ग्रुप बना तो ये अमाइन, मेन फंक्शन ग्रुप में हम सफिक्स नेम लिखते हैं तो ये अमाइन लिखा जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारी ये डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये जो ग्रुप हैं ये कभी भी आपके मेन फंक्शन ग्रुप नहीं हो सकते। तो यहां पे एक और ग्रुप जोड़ लो, ये NO2। ठीक है, इसको आप लिखते हो नाइट्रो। तो ये ग्रुप जो है वो लाइन के नीचे वाले ग्रुप है, वो कभी भी आपके मेन फंक्शन ग्रुप नहीं बन सकते, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं। तो जैसे आपका नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और ये आपका ईथर ग्रुप हो गया। ठीक है, एल्कोक्सी कहलाता है। और ये आपका एल्काइल ग्रुप इथाइल मिथाइल हो गया। ठीक है, तो ये कभी भी मेन नहीं बनते, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाते हैं। तो अब हम अपने इस कार्बन कंपाउंड पे आ जाते हैं। तो ये हमारा कार्बन कंपाउंड है। इस कार्बन कंपाउंड में 4 ग्रुप हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है और ये बाकी 3 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इन तीनों से ज्यादा प्रायोरिटी मिली हुई है। तो अब ये हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे और इनका हम प्रीफिक्स नेम जो है वो यूज करते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये अमीनो, तो सबसे पहले अमीनो लिखा जाएगा तो 2 अमीनो। 4 नंबर पे आयोडो है तो 4 आयोडो लिखा जाएगा। फिर 3 नंबर पे नाइट्रो है तो 3 नंबर पे नाइट्रो लिखा जाएगा। 4 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा ब्यूट। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो लिखा जाएगा एन। और CHO ये हमारा अल कहलाता है, इसका सफिक्स नेम होता है अल, तो लिखा जाएगा अल। अगर आपका मेन फंक्शन ग्रुप, इसका सफिक्स नेम जो है AEIOU से स्टार्ट होता है, किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो ये जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है, इसका ई जो है ये ई इरेज कर दिया जाता है। तो एन का ई, इन का ई, आइन का ई जो है वो इरेज हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स एन है तो इसका ई जो है वो इरेज कर दिया हमने, तो आपका ब्यूटेन अल बनेगा। इसके बाद हम अमाइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो NH3 ये हमारा अमोनिया है। अगर अमोनिया से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस हाइड्रोजन की जगह हम या तो कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें या एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दें, जिसको कि हम एराइल ग्रुप भी बोलते हैं, और इस फिनाइल ग्रुप को हम C6H5 लिख सकते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन बनेगा जिसको कि हम 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अगर अमोनिया से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और उसकी जगह या तो 2 एल्काइल ग्रुप लगा दो या 2 फिनाइल ग्रुप लगा दो या 1 एल्काइल 1 फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन बनता है जिसको कि हम 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। ये आपके एल्काइल ग्रुप जो है दोनों सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर अमोनिया से हमने तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और उसकी जगह 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए या 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए या 1 फिनाइल 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए या 2 फिनाइल 1 एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो इसको हम टर्सरी अमाइन बोलते हैं जो कि 3 डिग्री अमाइन कहलाता है। इसके बाद हम आईपीसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो हमारा पहला कंपाउंड है CH3CH2NH2। तो ये हमारा एथाइल ग्रुप है, तो ये हमारा एथाइल अमाइन, तो ये कॉमन नेम होगा। अगर आईपीसी नेमिंग की बात करें तो हमें नंबरिंग करनी होगी, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 1 यहाँ से क्यों किया, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप यहाँ से पास पड़ेगा, तो ये 1 और ये 2। तो इथिन अमाइन, तो ये हमारा आईपीसी नेम हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा कंपाउंड है, तो ये CH2CH2CH3 3 कार्बन की चेन है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोपाइल और ये हमारा अमाइन। तो नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन ये कॉमन नेम है। आईपीसी नेम की बात करें तो 1, 2 एंड 3। तो प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेन अमाइन कह सकते हो। फिर हमारा ये तीसरा है, तो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3। तो प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा, ये हमारा आईपीसी नेम है। अगर कॉमन नेम करना है तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो ये आइसोप्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। 4th नंबर है CH3, ये हमारा NH और ये CH2CH3। तो देखो ज़रा, इधर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कॉमन नेम में इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, तो इथाइल मिथाइल अमाइन हो जाएगा। और अगर आईपीसी नेमिंग करनी है तो हमें नंबरिंग करनी होगी, तो ये 1 एंड 2 कार्बन की चेन है। अब ये कार्बन चेन में क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये कार्बन इसलिए सम्मिलित नहीं किया क्योंकि नाइट्रोजन ने चेन को ब्रेक कर दिया। तो कार्बन चेन थोड़ी हुई, कार्बन कार्बन बॉन्ड थोड़ी हुआ। तो 1 एंड 2 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो लिखा जाएगा एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो ये एन मिथाइल इथेन अमाइन हो गया। फिर अगर हम इसको 5th देखें तो यहाँ पे ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल अमाइन, तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया। अगर हमें आईपीसी करनी है तो ये 1 दे दो, तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो N, डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, तो ये हमारा आईपीसी नेम हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6 नंबर का कंपाउंड है, तो ये अमाइन है, तो यहाँ पे 2 C2H5 ग्रुप हैं और ये हमारा ब्यूटाइल ग्रुप है। तो N, डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, तो ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। अगर आईपीसी नेम करनी है तो नंबरिंग करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4 ये नंबर कर दिया। तो N, डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइन, तो ये हमारा ब्यूटेन अमाइन हो जाएगा, या ब्यूटेन 1 अमाइन कर लो, ठीक है। 7th नंबर है, तो 1, 2, 3, ठीक है। हमारा ये 3 कार्बन का चेन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा एलाइल ग्रुप कहलाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एलाइल ग्रुप कहलाता है, तो ये हमारा एलाइल अमाइन हो गया। अगर हमें नंबरिंग करनी है आईपीसी नेमिंग के लिए तो ये 1, क्योंकि ये यहाँ पे अमाइन ग्रुप को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड से, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो नंबरिंग उस टर्मिनल से की जाएगी, उस कार्बन से की जाएगी जहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो अमाइन पास पड़ेगा, तो 1, 2, 3। तो अब हमें नाम लिखना है, तो प्रोप 2 इन अमाइन, तो प्रोप 2 इन अमाइन या प्रोप 2 इन 1 अमाइन, 1 लिखो या ना लिखो चलता है। इसके बाद हमारा 8th नंबर है NH2 और ये CH2 6 है और ये NH2। तो CH2 को हम मिथाइलिन बोलते हैं, तो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है। ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीसी नेमिंग की बात करनी है तो नंबरिंग करोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, तो ये हमारा हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन ये हो जाएगा। ये हमारा एनिलीन है, ठीक है। तो कॉमन नेम एनिलीन है, आईपीसी नेम भी एनिलीन है, या बेंजीन अमाइन कह सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हमारा 10th नंबर है, तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन बेथाइल ग्रुप लगा है, तो ऑर्थोटोलुइडीन ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीसी नेम की बात करनी है तो देखो नंबर 1 इसको दिया जाएगा, नंबर 2 इसको दिया जाएगा, तो 2 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा।
इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइन को डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड है उनका रिडक्शन जो है अगर हम करें तो हमको अमाइन जो है वो मिलता है। तो ये हमारा नाइट्रो एल्केन है, अब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा अमाइन जो है वो हमको मिल जाएगा। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए सोडियम इथेनॉल के साथ, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, या निकिल प्लेटिनम पैलेडियम विथ हाइड्रोजन, या फिर आयरन टिन मेटल के साथ HCl ले सकते हो। तो ये क्या करते हैं, ये तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा रिएक्ट करके, ये हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन देगा हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। इसी प्रकार हमारा ये नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन को हम रिड्यूस कर सकते हैं सोडियम इथेनॉल से, हम रिड्यूस कर सकते हैं निकिल प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करें, हम रिड्यूस कर सकते हैं आयरन टिन की रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो हमारा ये बन जाता है एनिलीन जो है वो बन जाएगा रिडक्शन पे, और वाटर जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद हमारी सेकेंड मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। तो ये हमारा एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल है, तो इसका हम रिडक्शन कराएंगे निकिल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन से, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या टिन या आयरन मेटल की HCl की रिएक्शन के साथ, या सोडियम इथेनॉल से, या फिर डाइबोरोन से। ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि नाइट्राइल को, एल्काइल नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारा एल्काइल नाइट्राइल है, अगर हम कैटलिस्ट जो है वो सोडियम अल्कोहल ले लें तो निश्चित तौर पे हमारा अमाइन बनेगा। तो ये जो हमारा अमाइन बना हुआ है एल्काइल नाइट्राइल से, इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं, जब हमारा कैटलिस्ट जो है वो सोडियम अल्कोहल होता है। अगर हमारा बेंजोनाइट्राइल है, इसका रिडक्शन अगर हम कराते हैं तो हमको एनिलीन नहीं बनता, हमको बेंजाइल अमाइन जो है वो मिलता है। फिर इसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस है अमोनोलिसिस। तो इस प्रोसेस में हम अमोनिया एंड एल्काइल हैलाइड की हेल्प से अमाइन का प्रिपरेशन करते हैं। तो अमोनिया एंड एल्काइल हैलाइड के द्वारा अमाइन का बनना, इस प्रोसेस को हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। तो देखो जरा, ये हमारा अमोनिया है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। तो हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड हमारा ऐसे ब्रेक होगा। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इस सॉल्ट से हमें अमाइन बनाना है, तो इस सॉल्ट की रिएक्शन जो है वो आप बेस से करा दो एक, तो NaX बन जाएगा। OH जो है इस हाइड्रोजन को लेके वाटर बना लेगा, और बाकी NH2 ग्रुप जो है 60 से लगा हुआ है, तो ये हमारा अमाइन बन जाएगा। तो ऐसे हम अमोनियम सॉल्ट से अमाइन बना लेते हैं। अब ये जो अमोनोलिसिस प्रोसेस है, इसके थ्रू हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब हमें तीनों अमाइन जो है इस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। तो प्राइमरी अमाइन तो हमारा मिल गया, तो प्राइमरी अमाइन तो हमको मिल चुका था। अब प्राइमरी अमाइन से हमें सेकेंडरी अमाइन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दूं। तो 1 मोल एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन से HX निकल जाएगा। ठीक है, तो R2NH बन जाएगा। हमें सेकेंडरी अमाइन से टर्सरी अमाइन बनाना है, तो क्या करें, RX की रिएक्शन फिर से करा दूं, तो ये हमारा टर्सरी अमाइन बन जाएगा। टर्सरी अमाइन से अगर आपने 1 मोल RX और रिएक्ट करा दिया, 1 मोल एल्काइल हैलाइड और रिएक्ट करा दिया, तो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं R4 पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। तो ये जो अमोनोलिसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस का यही एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो मिलता है। अगर हमारा एरोमेटिक हैलाइड है तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओ, यहाँ पे कैटलिस्ट क्यूप्रस ऑक्साइड है, 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो यहाँ पे एनिलीन बनेगा। ये जो हमारा प्राइमरी अमाइन जो है वो बन गया है। ठीक है, CuCl बना और H2 बना। तो ऐसे हम एनिलीन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो ये हमारा अमाइड है, ये हमारा एलिफेटिक अमाइड है और ये हमारा एरोमेटिक अमाइड है।
तो एलिफेटिक अमाइड के रिडक्शन से हमारा एल्काइल अमाइन बनेगा और एरोमेटिक अमाइड के रिडक्शन से हमारा बेंजाइल अमाइन बनेगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है, तो एलिफेटिक अमाइड के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन एंड डाइबोरेन। एरोमेटिक अमाइड के लिए भी सेम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ऐसे हम एलिफेटिक अमाइड से अमाइन बना लेते हैं एंड एरोमेटिक अमाइड से यहां पे एनिलीन नहीं बनता, यहां पे बेंजाइल अमाइन जो है वो बनता है। फिर इसके बाद हमारे फिफ्थ रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा अमाइड होता है उससे हम अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको ब्रोमीन एंड अल्कली चाहिए 1:4 में। तो ब्रोमीन एंड अल्कली जो है वो 1:4 में हमको चाहिए, तो हमारा अमाइड जो है वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें याद भी रखना है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। आपने एक गाना सुना होगा दबंग पिक्चर का, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, अमिया से आम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो बस इस गाने को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, अमाइड से अमाइन हुई हॉफमैन ब्रोमाइड तेरे लिए। तो ये रिएक्शन हमारी हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन कम का अमाइन जो है वो मिलता है। ये C+O ये वाला कार्बन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, RNH2 बनता है, ब्रोमीन एंड NaOH। तो ये 1:4 में लिया जाता है, 1:2 का 4, 4:2 का 1, ठीक है। तो 1:2 का 4, राइट, 1:4 में जो है वो ये लिया जाता है। तो ये हमारा अमाइन बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ये CO और ये Na और ये ऑक्सीजन से सोडियम कार्बोनेट, 2 Na Br से NaBr और H2 ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एनिलीन बन जाएगा, K2CO3 और ये राइट। इसके बाद हमारी 6th रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो हमारा थैलेमाइड होता है, थैलेमाइड से हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एंड थैलिक एसिड जो है वो बनता है। ये रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में होती है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो गैब्रियल से मतलब हो गया हमारा गब्बर से। तो शोले पिक्चर का जो गब्बर है ना, उससे है गैब्रियल का मतलब। तो गब्बर जो है वो अपने 3 चमचों को बुलाता है, कालिया, हरिया और हीरा, और कहता है कि जाओ रामगढ़ और वहां से लगान वसूल के ले आओ। तो वो तीनों जाने लगते हैं। तो गब्बर रोकता है, अरे बोले कैसे जा रहे हो ऐसे खाली हाथ, बोले हमारा थैलेमाइड लेते जाओ। तो गब्बर ने अपने थैले का नाम थैलेमाइड रख दिया था। जिस प्रकार बसंती ने अपनी घोड़ी का नाम धन्नो रखा था, इसी प्रकार गब्बर ने अपने थैले का नाम थैलेमाइड रखा। तो जो कलिया, हरिया और हीरा थे, वो तीनों आपस में सोचने लगे कि यार ये गब्बर ना बहुत बेकार है, साला अपना तो कुछ करता नहीं है, उसको तो कोई काम धाम नहीं है, बस दिन भर तंबाकू खाता रहता है और हमसे काम करने के लिए बोल दिया कि जाओ रामगढ़ वहां से लगान वसूल करके ले आओ। बोले इस गब्बर को ना सबक सिखाना होगा। अब चूंकि गब्बर बड़ा शक्तिशाली था तो गब्बर का तो डायरेक्ट वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो उन्होंने गब्बर के थैलेमाइड को ही सबक सिखा दिया। जो गब्बर का थैलेमाइड का जो थैली था, थैली को उसने थैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और माइड को उसने अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम किसने किया, वो 3 आदमियों ने, जिनके नाम थे कलिया, हरिया और हीरा। तो यहां भी 3 रिएजेंट जो हैं वो यूज किए जाते हैं, जो कि थैलेमाइड को प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एंड थैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा थैलेमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, तो K मतलब कालिया हो गया, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, इसका H, ये OH से वाटर निकल जाएगा, ये K जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। तो कालिया ने क्या किया, थैलेमाइड से पोटेशियम थैलेमाइड बना लिया।
अब हरिया का नंबर आया, हरिया मतलब हैलाइड हो गया, तो एल्काइल हैलाइड, हैलाइड और हरिया, ठीक। तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हुई तो KX निकला और R जो है वो इधर जुड़ गया, तो N एल्काइल थैलेमाइड बन गया हमारा और KX बन गया। अब इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का H और हीरा, ठीक है ना। तो इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या होगा, H यहां पे जाएगा इस नाइट्रोजन पे, तो OH यहां पे जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहां और OH यहां, तो ये बन जाएगा हमारा थैलिक एसिड और ये पार्ट बन जाएगा हमारा एल्काइल अमाइन। तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन जो है ऐसे बन जाता है। तो ये हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गई। इसके बाद हम अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी। तो जो हमारा एलिफेटिक अमाइन होता है, तो एलिफेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन तो वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो 1 डिग्री अमाइन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री अमाइन में 1 हाइड्रोजन होता है, जबकि 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता। इस कारण ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। जो हमारा एरोमेटिक अमाइन है उसमें ये ग्रुप जो है, ये कार्बन ग्रुप जो है वो बहुत बल्की होता है। इस कारण एरोमेटिक अमाइन वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो हमारा एरोमेटिक अमाइन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, 3 डिग्री अमाइन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन ही वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। तो 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 2 डिग्री अमाइन से, और 2 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 3 डिग्री अमाइन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एटम हैं। इस कारण प्राइमरी अमाइन जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसलिए प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी अमाइन का होगा, फिर टर्सरी अमाइन का होगा। फिर इसके बाद हमारा थर्ड है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइन। तो जो हमारा एलिफेटिक अमाइन जो है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है। रीज़न ये है कि एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से तो एक एल्काइल ग्रुप आएगा, और एल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है जो कि बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि अमोनिया से एलिफेटिक अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है। पहली बात हो गई। फिर अगर हम एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन में कंपेयर करें तो एलिफेटिक अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन। रीज़न क्या है कि एलिफेटिक अमाइन में एल्काइल ग्रुप होता है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि एरोमेटिक अमाइन में एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन की रिंग होती है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करती है। और इसमें रेजोनेंस भी होता है जिसके कारण नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहती। फिर इसके बाद बेसिसिटी जो है वो हम गैसियस फेज में अगर बात करें, अब चूंकि एलिफेटिक अमाइन में एल्काइल ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि 3 डिग्री अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री अमाइन होगा, फिर 1 डिग्री अमाइन होगा। तो गैसियस फेज में तो ये सही है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। 2 डिग्री अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन। अगर आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तब आपका ये ऑर्डर चलेगा और सबसे कम अमोनिया होगा। लेकिन मिथाइल की जगह हमने इथाइल लिया तो फिर थोड़ा सा चेंज और हो गया। 2 डिग्री अमाइन एज इट इज अभी भी ज़्यादा बेसिक है, फिर 1 डिग्री अमाइन ना होके क्या होगा, 3 डिग्री अमाइन होगा, फिर 1 डिग्री और फिर इसके बाद अमोनिया होगा। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल हो या उससे हायर ग्रुप हो तो फिर हमारा ऑर्डर जो है वो होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। और अगर केवल मिथाइल ग्रुप है तो हमारा होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा चलेगा। अगर गैसियस फेज है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके बाद बेसिक कैरेक्टर एरोमेटिक अमाइन का हम बात करते हैं।
तो एरोमेटिक अमाइन का बेसिक कैरेक्टर जो है वो एलिफेटिक अमाइन से कम होता है। रीजन ये है कि एरोमेटिक अमाइन में जो बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती, इसलिए एरोमेटिक अमाइन जो है वो कम बेसिक होता है। अगर हम बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है। EWG ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बस आपको यहां से याद रखना है EWG। W का मतलब हो गया बीकर, और बीकर किसको करता है? बेस को करता है। तो EWG बेस को क्या करेगा? बीकर करेगा। तो EDG क्या करेगा? बेस को इंक्रीज कर देगा। बस। तो ये बेसिक कैरेक्टर को बीकर करता है, जबकि ये बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। अब EWG ग्रुप मतलब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, ठीक है। यहां पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन में तो लोन पेयर होती है, तो यहां पे ये आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अगर सेंटर एटम में लोन पेयर है तो हमारा EDG ग्रुप होगा। ये मिथाइल इथाइल ग्रुप भी हमारे EDG ग्रुप बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइपर कंजुगेशन होता है, इसलिए। तो याद रखना EWG ग्रुप क्या करता है? बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। तो अगर NO2 ग्रुप जो है वो हम अमाइन में लगाते हैं तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। और अगर हम EDG ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो देखो जरा, ये हमारा एनिलीन है, तो इसकी पैरा पोजीशन पे हमने ये ग्रुप लगाया, तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। या हमने मिथाइल ग्रुप लगाया तो भी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो EDG ग्रुप लगा दिया तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अगर हम इनमें से कोई एक ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये NO2 लगाया तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज हो गया। CN लगाते तो भी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता। फ्लोरीन लगाते, क्लोरीन लगाते तो भी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता। इसके बाद हम ऑर्थो इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि अगर एनिलीन में इसकी पैरा पोजीशन पे कोई EWG ग्रुप लगा दिया जाए तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर EDG ग्रुप लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो EDG ग्रुप होता है। तो इसका मतलब है कि ये एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा। तो अगर हमने ये पैरा पोजीशन पे लगाया तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर मेटा पोजीशन पे लगाया तो भी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे लगा देते हैं तो उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ये दोनों ग्रुप पास पास है तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो हमारा पैरामेथाइल एनिलीन है इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, फिर मेटामेथाइल एनिलीन का होगा, फिर एनिलीन का होगा, फिर हमारा ऑर्थोमेथाइल एनिलीन का होगा। इसके बाद हम अमाइन की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। तो अमाइन जो है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। तो ये हमारा अमाइन है, ये एसिड है HX, ठीक है, हाइड्रा एसिड है, रिएक्शन करके ये हमारा सॉल्ट बन गया। ये हमारा एनिलीन है, HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारा एनिलीनियम क्लोराइड जो है बन गया, जो कि हमारा एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट से हमको क्या बनाना है? इस सॉल्ट से अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो हमारा अमाइन बनेगा, वाटर बनेगा। तो बेसिक मीडियम में ये हमारा मान लो NaOH होता तो NaX बन जाता, ठीक है, H2 बन जाता, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता और ये हमारा अमाइन बन जाता। तो इस सॉल्ट से अगर हमें अमाइन बनाना है तो हमें बेस से रिएक्शन करानी होगी। तो अब ये जो हमारा अमाइन बन गया, अब अमाइन की बेसिसिटी कितनी है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कितना है, तो उसके बेसिक स्ट्रेंथ को हम Kb से मेजर करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस से मेजर करते हैं। तो RNH2 इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा, ये RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा K हो गया। अब K इंटू H2O ये करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? Kb कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये हमारा Kb कहलाएगा, ठीक है।
अब Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी अमाइन हमारा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब इसके थ्रू हम Pkb निकालते हैं, तो Pkb इक्वल होता है माइनस लॉग Kb। तो Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारा अमाइन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, या हम कह सकते हैं Pkb की वैल्यू जितनी कम होगी हमारा अमाइन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये बेसिक करैक्टर हो गया। फिर इसके बाद हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज है एल्काइलेशन। तो ये हमारा एनिलीन है जो कि हमारा प्राइमरी अमाइन है। तो इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से आप कराओगे तो हमारा 2 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो 3 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो बनेगा। तो देखो जरा, ये हमारा एनिलीन है जो कि हमारा 1 डिग्री अमाइन है। CH3I मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक H इस I को HI बनाएगा और CH3 जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा 2 डिग्री अमाइन बन गया। अब ये 2 डिग्री अमाइन है, एल्काइल हैलाइड से फिर रिएक्शन कराओगे तो ये H और ये I से HI बन जाएगा, तो ये हमारा 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब ये 3 डिग्री अमाइन है, उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से फिर कराओगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा ट्राईमिथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड जो है वो बन गया, जो कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। तो ये हमारा एल्काइलेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है एसाइलेशन। तो मतलब RCO ग्रुप जो है वो ऐड हो जाना, वो एसाइलेशन, और फिनाइल CO ग्रुप जो है वो ऐड हो जाना बेंजाइलेशन कहलाता है। तो ये हमारा अमाइन है। CH3COCl रिएक्शन कराते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो ये H और ये Cl से HCl बन जाएगा, COCH3 ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एसाइलेशन हो गया। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से कराते हैं तो ये H और ये Cl से HCl बन जाएगा और ये फिनाइल और CO ग्रुप जो है इससे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बेंजाइलेशन हो गया। एनिलीन की रिएक्शन इथेनोइक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है इस NH से जुड़ जाएगा, H से यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एसिड बनेगा, और ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एसाइलेशन हो गया। फिर इसके बाद फोर्थ रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये केवल और केवल हमारा प्राइमरी अमाइन रिएक्शन देता है, ना तो ये सेकेंडरी अमाइन देता है, ना ही ये टर्सरी अमाइन देता है। तो प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन से डिस्टिंग्विश करना है तो कार्बोलामाइन रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन को अगर टर्सरी अमाइन से डिस्टिंग्विश करना है तो हमारा कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन से हम प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड प्राइमरी अमाइन को टर्सरी अमाइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये कार्बोलामाइन रिएक्शन जो है वो हमारा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दोनों देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है। कार्बोलामाइन रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है ये क्लोरोफॉर्म है एंड KOH है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा आइसोसाइनेट प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे ये एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, 3KCl एंड 3H2O बनेगा। अगर हमारा एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म एंड 3KOH, तो ये 1:3 में लिया जाता है, तो ये हमारा फिनाइल आइसोसाइनेट बनेगा, ये KCl एंड H2O। तो ये जो हमारे आइसोसाइनेट प्रोडक्ट हैं ये कैसे होते हैं, ये फाउल स्मेलिंग होते हैं, तो इनकी स्मेल के थ्रू जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन जो है वो कार्बोलामाइन रिएक्शन नहीं देते। तो अब इस रिएक्शन को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो जरा, कार्बल अमाइन मतलब काबिल अमाइन। तो काबिल अमाइन हमारा केवल और केवल प्राइमरी अमाइन है जो कि कार्बल अमाइन टेस्ट देता है। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो है वो काबिल अमाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आइसोसाइनेट नहीं बनाते। अब हमने ये बताया कि ये फाउल स्मेलिंग होता है, मतलब इसको अगर आपने सूंघ लिया तो बेहोश भी हो जाओगे। यार बेहोश तो हम क्लोरोफॉर्म से भी होते हैं, तो चूंकि इसमें हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारी फोर्थ रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो कार्बल अमाइन रिएक्शन जो है वो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन जो है वो देता है। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो जरा, जो कार्बल अमाइन मतलब काबिल अमाइन, तो काबिल अमाइन तो है केवल हमारा प्राइमरी अमाइन है,
सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन काबिल अमाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कार्बल अमाइन टेस्ट नहीं देते। इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? वो आइसोसाइनाइड बनता है, जो कि कैसा होता है? फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत दुर्गंध होती है, इतनी दुर्गंध होती है, इतनी बदबू आती है कि आप बेहोश भी हो जाओगे। अगर आपने सूंघ लिया तो आप बेहोश हो जाओगे। तो यार बेहोश तो हम क्लोरोफॉर्म को सूंघने से भी होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यूज किया गया और एक बेस यूज किया गया। भाई क्लोरोफॉर्म को आप ऐसी थोड़ी सुंघा दोगे, आप कपड़े में रूमाल में क्लोरोफॉर्म लगाओगे तो एक बेस चाहिए ना, तो बस एक बेस है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और ये बेस हो गया। तो क्लोरोफॉर्म और जो बेस है आपका 1:3 में जो है वो लेना है, तो आपका ये आइसोसाइनेट बना दो। KCl 3K से 3Cl से 3KCl और 3H2O बन जाएगा यहाँ पे। बस ये हमारा कार्बल अमाइन रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद हमारी फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। इसका सोर्स क्या होता है? ये NaNO2HCl, ये सोर्स होता है। तो जो हमारा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? तो यहाँ पे एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड को आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस पे ये नाइट्रोजन तो अलग हो जानी है। ठीक है, डाइएजोनियम में ये नाइट्रोजन अलग हो जाती है। ये Cl इस H से रिएक्ट करता है तो ये बनता है और OH पार्ट जो है वो इस पे लग जाएगा, तो ये तो हमारा एल्कोहल बन गया। तो अगर आपने एलिफेटिक अमाइन लिया, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराई, तो हमारा एल्कोहल बनता है। अगर आपने एरोमेटिक अमाइन लिया, मतलब एनिलीन लिया और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराई, तो ये हमारा बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सबसे पहले। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना हुआ है, इसको अगर आपने वाटर से रिएक्ट कराया तो एल्कोहल की जगह क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, HCl बनेगा और नाइट्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं, अब चूंकि वाटर तो यहां भी है, तो अगर आपने टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो क्या देगा? ये हमारा फिनॉल देगा। नाइट्रोजन तो ये हमेशा अलग करा दो और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो भी अलग हो जाएगा, तो वो H से रिएक्ट करेगा तो वो HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा अलग हो जाता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, याद रखना। फिर इसके बाद हमारे 6 नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो देखो ये एराइल पार्ट हो गया, सल्फो मतलब ये सल्फर पार्ट हो गया, क्लोराइड मतलब ये Cl पार्ट हो गया। अब 2 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जोड़ दो, तो ये हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको कि हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ये जो हमारा रिएजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने की ये मेथड है। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को पहचान लेता है। कैसे पहचानता है? तो देखो जरा, प्राइमरी अमाइन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारा एथाइल अमाइन हो गया। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H और ये Cl से HCl बन जाएगा, बाकी पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो N एथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है वो बन जाता है हमारा। तो चूंकि इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो ये हाइड्रोजन कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो इस कंपाउंड को आप किसी बेस में डालोगे, किसी एल्कली में डालोगे, तो वो कैसा हो जाएगा? वो सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो प्राइमरी अमाइन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकेंडरी अमाइन है, तो सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, तो ये Cl और ये H से HCl बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, तो N इथाइल और फिर N एथाइल, तो NN डाइथाइल लिखोगे आप इसको, बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है बन गया।
अब चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये हमारा एसिडिक नेचर नहीं होगा, और एसिडिक नहीं होगा तो ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, ये किसी बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बना है वो अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। फिर हमारा टर्सरी अमाइन है, तो टर्सरी अमाइन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। तो बस ऐसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारी 7 नंबर की रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। तो चूंकि एनिलीन में ये जो NH2 ग्रुप है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप जुड़ा होता है, अगर उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ग्रुप जो है वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। तो पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। अब चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर है तो ब्रोमिनेशन जो है वो फुल होगा, मतलब इस ऑर्थो पोजीशन पे होगा, इस पैरा पोजीशन पे होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे होगा। तो मतलब 2, 4 और 6 ब्रोमो एनिलीन जो है वो बनेगा। तो एक्वस मीडियम में तो ब्रोमिनेशन फुल होता है हमेशा। फिर इसके बाद नाइट्रेशन होगा। तो ये हमारा एनिलीन है, नाइट्रेशन कराना है तो हमें कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तभी नाइट्रेशन होगा। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हो जाता है ये। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे हुआ तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना, पैरा पोजीशन पे हुआ तो ये हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन बना। अब यहाँ पे यार ये मेटा पोजीशन पे भी हो रहा है तो ये हमारा मेटा नाइट्रो एनिलीन बना। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ये NH2 ग्रुप है, ये तो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहाँ पे तो मेटा प्रोडक्ट भी बन गया, तो ये कैसे बन गया है? तो बड़ा सिंपल है, देखो भाई ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस की दोस्ती बड़ी पक्की होती है, क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो इससे हमारा क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट बन गया तो फिर लोन पेयर जो है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। और लोन पेयर खत्म हो गई तो मतलब अब ये जो हमारा एनिलीन है वो मेटा डायरेक्टिंग भी हो जाएगा, इसलिए यहां पे मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है वो बन गया। इसका H इस पे बॉन्ड कर गया तो ये NH3 पॉजिटिव हो गया। अब NH3 पॉजिटिव हो गया तो लोन पेयर खत्म हो गई, और लोन पेयर खत्म हो गई तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो NH3 पॉजिटिव ग्रुप जो बनेगा वो कैसा होगा? वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, इसलिए यहां पे मेटा नाइट्रो एनिलीन बना। इसके बाद हमारा सल्फोनेशन है। तो एनिलीन जो है सल्फोनेशन के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। 453 to 473 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। तो हमारा पैरासल्फोनिक एनिलीन बनता है, और ये जो है वो हमारा कैसा होता है? ये ज्यूटर आयन होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो ये H उचक के यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव पार्ट बनेगा, तो ये हमारा ज्यूटर आयन जो है वो बन जाता है। इसके बाद हम अमाइन की डिस्टिंक्स मेथड देखेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को हम डिस्टिंक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हम नाइट्रस एसिड टेस्ट के थ्रू डिस्टिंक्स कर सकते हैं। तो प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 से रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा? ये N से नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन H2 और ये ऑक्सीजन से वाटर बनेगा, और OH पार्ट इस पर लग जाएगा तो ये अल्कोहल बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल रही है तो विजिबल चेंज होगा कि प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस देता है। सेकेंडरी अमाइन में क्या हो रहा है? ये H इस OH के साथ क्या होगा? वाटर निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे N और ये NO जुड़ जाएगा, तो ये हमारा नाइट्रोसो अमाइन जो है वो बन जाता है। ठीक है ना? तो नाइट्रोसो अमाइन जो है वो येलो कलर का होता है, तो यहाँ भी विजिबल चेंज नजर आया, यहाँ पे गैस निकली, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। टर्सरी अमाइन HNO2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बनता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये H लोन पेयर से रिएक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और ONO पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बन गया। तो प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस की बबल देता है, विजिबल चेंज है। येलो कलर बनता है सेकेंडरी अमाइन में, तो ये भी विजुअल चेंज है। और टर्सरी अमाइन में कोई भी विजुअल चेंज नजर नहीं आता।
ठीक है ना। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अगर गैस के बबल निकले मतलब प्राइमरी अमाइन, अगर येलो कलर बना तो सेकेंडरी अमाइन, अगर कुछ नहीं हुआ तो टर्सरी अमाइन हो गया। फिर सेकंड है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कली में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। और टर्सरी अमाइन की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होती। फिर इसके बाद हमारा थर्ड है कार्बालामाइन टेस्ट। तो कार्बालामाइन टेस्ट जो है वो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन द्वारा दिया जाता है। अब प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ये ना तो 2 डिग्री अमाइन देता है ना ही 3 डिग्री अमाइन देता है। तो अगर आपके पास एक 1 डिग्री अमाइन है और 2 डिग्री अमाइन है तो उसको आप कार्बालामाइन टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है तो उसको आप कार्बालामाइन टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो प्राइमरी अमाइन तो कार्बालामाइन टेस्ट देता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन कार्बालामाइन टेस्ट नहीं देते। तो ये प्राइमरी अमाइन है। रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड एक हमको बेस चाहिए, ठीक है। तो 3KOH तो 1:3 में होता है। तो ये हमारा आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, जो कि कैसा होता है? फाउलिंग स्मेल होती है, ऑफेंसिव स्मेल होती है। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो ये टेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा अमाइन है उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करानी है। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट तो हम पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा था प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस देता है, सेकेंडरी अमाइन जो है वो क्या देता है? वो येलो कलर कंपाउंड बनाता है। तो येलो कलर कंपाउंड हमारा ये है। फिर ये जो हमारा येलो कलर कंपाउंड बना हुआ है इसको आप फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करोगे तो येलो कलर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करोगे तो हमारा ब्लू ग्रीन कलर बनेगा। फिर इसको हम डाइल्यूट करेंगे तो हमारा रेड कलर बन जाएगा। फिर हम इसमें कोई बेस डाल देंगे, कोई एल्कली डाल देंगे तो हमारा ब्लू ग्रीन कलर फिर से अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। फिर इसके बाद हमारा एजोडाई टेस्ट है। ये जो एजोडाई टेस्ट है ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एजोडाई टेस्ट नहीं देता, जबकि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जिसको कि आप एनिलीन बोलते हो ये हमारा एजोडाई टेस्ट देता है। अब ये एजोडाई टेस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले एनिलीन से हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इसके लिए हमें NaNO2HCl चाहिए। तो NaNO2HCl से HNO2 बनता है। तो HCl का 1 मोल लगेगा हमारा, तो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा, 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। तो अब ये जो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है वो क्या करेगा? वो बीटा नेप्थॉल से रिएक्ट करेगा। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो ये हमारा बीटा नेप्थॉल होगा। तो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है इस Cl को लेके HCl बना लेगा। और अब ये अल्फा पोजीशन पे N2 और ये फिनाइल ग्रुप जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो N2 और फिनाइल ग्रुप कनेक्ट हो गया। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनना ये कन्फर्म करता है एनिलीन को।